बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे टाइनीएस्ट ऑर्गेनील्स ऑफ द सेल के सेल की सबसे छोटी ऑर्गेनील्स कौन सी है, उसके क्या क्या नेम्स हैं, उसकी मीनिंग्स क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है और ये यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में किस बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस छोटे तो ये हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील्स ऑफ द सेल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम को हम इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इंजन ऑफ द सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास किस चीज़ में मदद करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे जिस्म में जितनी भी प्रोटीन बनती है, अमीनो एसिड्स के यूनिट कंबाइन हो जाते हैं और एक लॉन्ग पॉलीमर बनती है। तो यही लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। और प्रोटीन जो सिंथेसिस जिस ऑर्गेनील में होती है उस ऑर्गेनील को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। तो इसकी मीनिंग क्या है, राइबोसोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड राइबो एंड सोम। राइबो निकला है राइबोज से, राइबोज। और राइबोज हमारे पास क्या है, 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर। सोम मीन बॉडी, सोमा मीन बॉडी। तो ये इसकी मीनिंग है, लफ्जी मानी इसकी यही है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बेस पे उसको एक नाम देना चाहें तो राइबोसोम्स आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोज शुगर होता है, आरएनए होती है और प्रोटीन होती है। तो राइबोसोम जिस चीज से बना हुआ है, ये दो चीजों से बनी है, प्रोटीन से और आरएनए से। सो दैट्स व्हाई राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात कर लें तो ये हमारे पास रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1955 में 1955 में राइबोसोम को डिस्कवर किया था। किसने, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। इसके साथ पैरेट भी शामिल था। तो इन तीनों ने मिलकर हमारे पास सबसे जो छोटा ऑर्गेनील है उसको डिस्कवर किया था। ठीक है। अगर हम इसकी डिफिनेशन कर दें तो दीज आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम हमारे पास क्या है, बाय डिफिनेशन दीज आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स present in the cell. Some ribosomes are attached to the endoplasmic reticulum, while some ribosomes are free in the cytoplasm. कुछ राइबोसोम ऐसे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। तो इसकी बुनियाद पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं। सम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं एंड सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है और कुछ राइबोसोम हमारे पास स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल ग्रेन्यूल्स है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इसकी अक्रेंस की बात कर लें तो जैसा मैंने बता दिया, सम आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, while some ribosomes are also present in the mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम्स है वो भी हमारे पास 70 स्वेटबर्ग्स के हैं। उसकी जो साइज होती है बिल्कुल सेम एज दी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह छोटे हैं साइज में। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम उसकी नंबर की बात कर लें तो हर एक सेल में हमारे पास जो नंबर ऑफ राइबोसोम्स होती है वो वेरिएबल होती है। रफली अगर हम बात कर लें एक यूकैरियोटिक सेल्स की, सो एक यूकैरियोटिक सेल्स में जैसा एक ह्यूमन की सेल हो गई या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर सेल हो गई जो बड़े बड़े हैं साइज में, उसकी अगर बात कर लें तो उसकी इंडिविजुअल सेल में हमारे पास कितने राइबोसोम्स होते हैं, 10 मिलियन राइबोसोम्स। 10 मिलियन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच यूकैरियोटिक सेल्स। हर यूकैरियोटिक सेल्स में रफली 10 मिलियन या राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर लें तो प्रोकैरियोट सेल हमारे पास छोटे सेल्स होते हैं और ये ऐसा ऑर्गेनील है जो यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ठीक है। सो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं वो कितने तादाद में होते हैं, अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लें, मिसाल के तौर पर एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई हमारे पास एक बैक्टीरिया है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और अगर हम उसमें राइबोसोम्स की नंबर की बात कर लें तो एस्चेरिचिया कोलाई कंटेन अबाउट 10,000 राइबोसोम्स। उसकी एक सेल में कितने राइबोसोम्स होती है, 10,000 राइबोसोम्स होती है। तो ये हो गई उसकी नंबर की बात। अगर हम उसकी आइसोलेशन की बात कर लें
जिस तरह हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिल्स होती है, हम उसको कंबाइनली स्टडी नहीं कर सकते। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए हमने क्या करना है, सेल से निकाल कर उसको स्टडी करना है। तो सेल से हम किस तरह निकालेंगे राइबोसोम्स को, तो हम जनरली ऐसे सेल से इसको निकालेंगे जिसमें ये फ्री फॉर्म में होते हैं, जो अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, फ्री फॉर्म में मौजूद हैं। तो इसको हम उस सेल से आइसोलेट करके स्टडी कर सकते हैं। तो फॉर द आइसोलेशन ऑफ राइबोसोम्स वी सेलेक्ट बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से राइबोसोम्स को ले लेते हैं। बैक्टीरिया से क्यों लेते हैं, बिकॉज इन बैक्टीरिया देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये अटैच्ड फॉर्म में नहीं होते बैक्टीरिया में, इजीली हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन से सेल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आरबीसी। हमारी जो आरबीसी है उसमें भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, उसमें न्यूक्लियस नहीं होती। सो वी कैन इजीली आइसोलेट राइबोसोम्स फ्रॉम आरबीसीज एंड बैक्टीरिया। अब हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम होमोजेनेट को सर्कुलेट करते हैं राउंड पर मिनट स्पीड के हिसाब से, और जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाते हैं उतने जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं या पार्टिकल होते हैं सेल में, वो सेडिमेंटेशन बन जाती है, उसकी सेडिमेंटेशन हो जाती है, ये नीचे बैठ जाते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो वी कैन आइसोलेट राइबोसोम फ्रॉम द सेल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट अगर हम उसकी शेप की बात कर लें, सो द शेप ऑफ राइबोसोम्स आर जनरली स्पाइरिकल्स। हमारे पास क्या है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल और राउंड शेप। ये हमारे पास स्पेरिकल शेप होते हैं, बाल की तरह शेप होती है, राउंड शेप होती है उसकी, ठीक है। तो जितने भी राइबोसोम्स हैं, चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हो, दोनों की जो शेप है दोनों सेम है। अब यहाँ पर मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात लिखी है कि ये बना किस चीज़ से है। अगर हम इसको जूम कर ले तो ये किस चीज़ से बना है और कैसे बना है। तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन की है एक यूकैरियोटिक राइबोसोम की और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की। अब ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात कर ले और उसकी शेप की बात कर ले, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोनों की शेप ऑलमोस्ट सेम है। तो शेप मैंने क्या क्या बताया आपको, स्पेरिकल। द शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर सेम, बोथ आर स्पेरिकल शेप। अगर हम उसकी डायमीटर की बात कर लें तो उसकी जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या है, 200 एंगस्ट्रॉम है। कितना एंगस्ट्रॉम, 200 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंथ की यूनिट है, और ये एक एंगस्ट्रॉम बराबर होती है 10⁻⁹। 10⁻⁹, ये हमारे पास 10⁻⁻10, 10⁻⁻10, 10⁻⁹ को हम नैनोमीटर कहते हैं और 10⁻⁻10 को हम कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम। और ये एक एंगस्ट्रॉम हमारे पास कितने बराबर होता है, 10⁻⁻10। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर ले तो उसकी डायमीटर कितनी होगी, 200 एंगस्ट्रॉम्स, 200 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम उसकी वेट की बात कर ले कि उसकी वेट कितनी होगी, तो इसकी जो वेट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर रफली 3 मिलियन डाल्टन, 3 मिलियन डाल्टन। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देख ले तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इंतहाई स्मॉल होते हैं, ठीक है। और उसकी जो यूनिट होती है, उसकी वेट की जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, डाल्टन होती है। और ये जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, उसकी वजन कितनी होगी, 3 मिलियन डाल्टन, मतलब इंतहाई स्मॉल है ये, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम उसकी साइज़ की बात कर ले कि इसकी साइज़ कितनी है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम साइज इज 70 स्वेडबर्ग। ये हमारे पास सेडिमेंटेशन यूनिट है एस, और ये उसकी साइज के बारे में बताती है। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उसकी साइज कितनी होगी, 70 स्वेडबर्ग। अगर हम देख ले, मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स, वन इज लार्जर सब यूनिट, अदर वन इज स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, वो हमारे पास कितनी है, 50 स्वेडबर्ग है। और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसकी जो साइज है वो कितनी है, 30 स्वेडबर्ग है। तो अगर आप हैरान हो जाओगे कि मतलब यार ये जो बड़ा सब यूनिट है ये 50 स्वेडबर्ग है, स्मॉलर सब यूनिट 30 स्वेडबर्ग है, तो ये दोनों मिल के हमारे पास 70 स्वेडबर्ग कैसे बनाता है। तो मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक मार्कर है, उसकी जो लेंथ है वो मिसाल के तौर पर 1 मीटर है,
और ये उसका कैप है और उसकी जो साइज़ है ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। ये दोनों मिलके कितने बनते हैं? 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये हमारे पास फाइनली कितना बनता है? 1.1 मीटर, मतलब छोटा हो जाता है। सेम हमारे पास यही भी है, ये जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ तो चिपक जाते हैं। तो सेम उसकी जो साइज बनती है फाइनल साइज वो हमारे पास कितना है? 70 स्ट्रैटबर्ग है। अच्छा, अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात कर लें, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स अगर ये चीज़ें बता दें हम आपको, तो उसकी जो शेप है और उसकी शेप है दोनों सेम है, बोथ आर स्फेरिकल, बोथ आर राउंड इन शेप। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात कर लें, उसकी साइज हमारे पास 70 स्ट्रैटबर्ग है और यूकैरियोटिक राइबोसोम की जो साइज है वो कितनी स्ट्रैटबर्ग है? 80 स्ट्रैटबर्ग है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होती है साइज में बड़े होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है साइज में छोटे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम उसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन की बात कर लें, तो जिस तरह मैंने आपको बताया राइबोसोम का जो दूसरा नाम है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये हमारे पास आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई है। तो सेम अगर हम बात कर लें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई है और यूकैरियोटिक राइबोसोम भी आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने रफ कंपोजिशन बताई है आपको कि ये जो लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये 50 स्ट्रैटबर्ग की है और उस 50 स्ट्रैटबर्ग में हमारे पास 23 स्ट्रैटबर्ग आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। और ये 34 स्ट्रैटबर्ग हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो द लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंपोज्ड ऑफ 23 स्ट्रैटबर्ग आरएनए एंड 34 स्ट्रैटबर्ग प्रोटीन्स। अब ये जो 23 स्ट्रैटबर्ग आरएनए हैं ये कितने बेस पेयर से बनी हुई है? बेस पेयर हमारे पास क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड यूरासिल। आरएनए में हम यूरासिल लगाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये यूरासिल जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होती है, डीएनए में इसकी जगह क्या होती है? थायमीन। तो ये थायमीन और ये यूरासिल और ये चीज़ हमारे पास क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस है और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे पास एक लंबा चेन बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड चेन। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक आरएनए होती है और एक डीएनए होती है। डीएनए और आरएनए में जो मेन डिफरेंस है, आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होती है और डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे। तो इसकी जो आरएनए है लार्ज सब यूनिट की वो कितनी बेस पेयर की है? 3000 बेस पेयर की है। ठीक है, इसके बाद अगर हम उसकी स्मॉलर सब यूनिट की बात कर ले तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 16 स्ट्रैटबर्ग आरएनए जिसमें 1500 बेस पेयर्स होती हैं और 21 स्ट्रैटबर्ग प्रोटीन। हमारे पास प्रोटीन की साइज कितनी है स्मॉलर सब यूनिट में? 21 स्ट्रैटबर्ग। इसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात कर ले तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की भी 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट्स। सेम अगर हम उसकी साइज की बात कर ले तो लार्जर सब यूनिट 50 स्ट्रैटबर्ग की है और स्मॉलर सब यूनिट 40 की है। दोनों मिला के हमारे पास कितना बनता है? 100 स्ट्रैटबर्ग बनती है। लेकिन हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ 80 स्ट्रैटबर्ग है। ये क्यों? ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम इस 60 स्ट्रैटबर्ग को देख लें तो ये हमारे पास बना हुआ है 45 स्ट्रैटबर्ग प्रोटीन से, 45 स्ट्रैटबर्ग प्रोटीन। और हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट है इन द लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। एक हमारे पास है 5 स्ट्रैटबर्ग, एक हमारे पास है 5.8 स्ट्रैटबर्ग, दूसरा हमारे पास है 28 स्ट्रैटबर्ग आरएनए। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 3 आरएनएज हो गई और इन लार्ज सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन 3 आरएनएज, 3 डिफरेंट साइज ऑफ आरएनएज। अगर हम उसकी स्मॉल सब यूनिट की बात कर ले तो स्मॉल सब यूनिट इज 40 स्ट्रैटबर्ग। उसमें हम अगर प्रोटीन की बात कर ले तो प्रोटीन हमारे पास है 33 स्ट्रैटबर्ग और उसमें जो आरएनए है वो हमारे पास कितनी है? 18 स्ट्रैटबर्ग आरएनए है। तो ये हमारे पास क्या थी? एक रफ कंपोजिशन थी किस चीज़ की? राइबोसोम की। अगर हम उसमें मैग्नीशियम आयन की रोल की बात कर ले कि मैग्नीशियम आयन क्या काम करता है। मैग्नीशियम आयन हमारे पास हमारे जिस्म 16 एलिमेंट्स का बना हुआ है, इसमें एक मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का जो मेन रोल है, दे होल्ड द 2 यूनिट्स टुगेदर। ये जो हमारे पास राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट होती है और स्मॉलर सब यूनिट होती है, इन दोनों को क्या करता है? मिलाता है, अटैच्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा लफ्ज भी लिखा है, ये हमारे पास क्या है? पोलिसोम्स। पोलिसोम्स। अब पोलिसोम हमारे पास क्या होते हैं? जब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो हमारे पास न्यूक्लियस में एक अमल होता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हमारे पास क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनती है ये न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाती है और साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पर ये एक आरएनए है,
दिस इज एन आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होगी, और यही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस अब जाके फिर हमारे पास ट्रांसलेट होगी। अब ये हमारे पास क्या बनाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। तो ट्रांसलेशन का अमल कहाँ पर होता है, राइबोसोम्स में। जब यही मैसेंजर आरएनए बहुत सारे राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड हो जाए, बहुत सारे राइबोसोम इसके साथ अटैच्ड हो जाए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पोलीसोम्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, पोलीसोम कहते हैं। अगर हम उसकी सिंथेसिस की बात कर ले, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, कि ये हमारे पास बनता कैसे है। तो इसकी जो प्रोटीन होती है, राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। एक बात तो आप ये याद रख लें कि ये हमारे पास कहाँ पर सिंथेसाइज होती है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में एक खास जगह पर होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में भी क्रोमोसोम्स की एक खास जगह पर होती है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, ऑर्गेनाइजर रीजन। इस रीजन पे, क्रोमोसोम की इस खास जगह पर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर जो आरएनए बनती है वो साइटोप्लाज्म में आके हमारे पास क्या बनाता है, प्रोटीन बनाती है। और वही प्रोटीन हमारे पास बाहर जो साइटोप्लाज्म में बन जाती है, ये फिर न्यूक्लियस में अंदर चला जाता है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होती है हमारे पास आरएनए बनाता है। कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए हमारे पास तीन तरह की होती है ना, एक को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम में मौजूद है, एक को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और एक को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए। फिर डिटेल में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए होती है वो कहाँ पर, किस चीज़ में सिंथेसाइज होता है, क्रोमोसोम में। वही राइबोसोमल आरएनए अटैच्ड हो जाती है उस प्रोटीन के साथ, और हमारे पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। और वही ग्रेन्यूल्स फिर जाके हमारे पास न्यूक्लियस से निकलकर न्यूक्लियर फोर के जरिए या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगी या साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास हमारे जिस्म में सिंथेसाइज होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग ऑर्गेनेल के ऊपर बात कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।